औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 24 लेक्चर नंबर 24 सेकंड ईयर M2 फिज़िक्स और डेट है हमारे पास 23/12/2020। तो कल हमने जो है वो 3 फेज़ AC सप्लाई जो है उसके ऊपर एंड किया था। तो आज जो है वो बल्कि मेटल डिटेक्टर्स के ऊपर हमने एंड किया था। तो आज जो है वो हमने स्टडी करना है मेटल डिटेक्टर से आगे जो है व्हाट इज़ चोक, चोक क्या होती है और इसका यूज़ क्या होता है। चोक चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं 16। तो चोक क्या है? ये क्वाइल है विच कंसिस्ट ऑफ ए थिक कॉपर वायर, जो कि थिक कॉपर वायर की बनी होती है। ठीक है, चोक क्या है? इट इज़ ए क्वाइल, इट इज़ ए क्वाइल ऑफ थिक कॉपर वायर। ये हमारे पास जो है एक थिक कॉपर वायर की जो है वो क्वाइल होती है। ठीक है, और ये जो थिक कॉपर वायर है इसको इट इज वुंडेड ऑन ए laminated soft iron core, और it has large number of टर्न्स, और इसकी जो है ये हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है। तो चोक क्या है? चोक जो है वो एक क्वाइल है, और वो क्वाइल जो है एक थिक कॉपर वायर की क्वाइल है। ये क्वाइल जो है हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लैमिनेटेड, जिस पर लैमिनेशन यानी कि जिसमें हिस्टेरेसिस का प्रॉब्लम जनरेट ना होता हो, उसके ऊपर हमने इसको वूंड जो है वो किया होता है। ठीक है, तो चोक बेसिकली क्या है? एक क्वाइल है, कॉपर वायर की एक क्वाइल है, इसको हम चोक का नाम जो है वो देते हैं। तो जो हमारे पास इंडक्टेंस L है, ठीक है, क्वाइल की, वो क्वाइट लार्ज होती है और इसकी रेजिस्टेंस R वेरी स्मॉल होती है। ठीक है, इंडक्टेंस, ये जो क्वाइल है हमारे पास, इंडक्टेंस, इसकी इंडक्टेंस L जो है वेरी लार्ज, बहुत लार्ज होती है, और इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है वो बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है और इंडक्टेंस वेरी लार्ज होती है। तो रेजिस्टेंस चूंकि बहुत स्मॉल होती है, तो रेजिस्टेंस के स्मॉल होने की वजह से हमारे पास जो है वो पावर की डेसिपेशन जो है वो कम होती है, यानी कि पावर के लॉसेस जो हैं वो कम होते हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब जो है ये बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। ठीक है,
बहुत कम, बड़े पावर के लॉसेस कम होते हैं। इट कंज्यूम्स वेरी स्मॉल पावर, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो है, एसी इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो हैं, जब वो पास करते हैं किसी भी इंडक्टर के अंदर से, तो इंडक्टर के अंदर से जब वोल्टेज और वो पास करते हैं, तो पास करते हुए जो फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के दरमियान वो π/2 का होता है। और π/2 का आपको पता है कि फेज डिफरेंस हो, तो अगर हम उसको पावर के फार्मूले में P = VI cos ऑफ थीटा, यहाँ पर थीटा को अगर π/2 रखें तो P हमारे पास VI cos π/2, और हमें पता है कि cos π/2 0 के बराबर होता है, तो VI × 0। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर पावर के लॉसेस 0 है। ठीक है, तो इसलिए हम चोक कॉइल जिन जगहों पर यूज़ करते हैं वहाँ पर हमारे पास जो पावर के लॉसेस होते हैं वो 0 के बराबर जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि जो हमारे पास P = VI cos ऑफ थीटा है, और थीटा अगर π/2 के बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो है करंट और वोल्टेज के दरमियान, तो इसलिए पावर जो है वह 0 के बराबर जो है वो आ जाएगी। तो सिंपली चोक क्या है? चोक एक क्वाइल है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स की एक क्वाइल है जो कि क्लोजली वूंड होती है। किसी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने इसको वूंड किया होता है, और इसकी इंडक्टेंस बहुत लार्ज होती है और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होती है, और ये डिफरेंट सर्किट्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं ताकि आप लिमिट कर सके करंट को लिमिट कर सके। किस लिए? ताकि लार्ज वेस्टेज ऑफ एनर्जी जो है वो सर्किट के अंदर अकर ना कर सके। लार्ज वेस्टेज ऑफ एनर्जी, देखें ना, आपके पास जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर तो कोई चोक नहीं लगी होती, तो वो 100 वाट का बल्ब जो होता है वो इतनी ज़्यादा बिजली जो है उसको कंज्यूम कर देता है या उसको ज़ाया कर देता है। लेकिन इसके कंपैरिजन के अंदर आप LED बल्ब लें या आप जो है वो एनर्जी सेवर या ट्यूबलाइट लें, तो उसके अंदर तो चोक लगी होती है। तो चोक का काम यही है कि कम से कम एनर्जी को सर्किट के अंदर कंज्यूम करें। ठीक है, अच्छा जी, अब आए आप नेक्स्ट जो चीज़ है इसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे जनरेट होती हैं, कैसे ट्रांसमिट होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करनी है। तो पहले नंबर पर देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको हम कहते हैं EM वेव्स भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये वेव्स जो हैं अगर हम इनको डिफाइन करें तो मैं कहूँगा कि दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो चेंज हो, उनके अंदर चेंज आए, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि इसको अगर डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि द चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक fields
प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करती हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है इसका, कि ये तो डेफिनेशन होगी। इंट्रोडक्शन है इसका कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ये साइंटिस्ट का नाम है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ठीक है। ये मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया की टीम वाला नहीं है, ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल है, ठीक है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1864 में 1864 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनको ऑब्जर्व किया था। कब? 1864 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। और इसने जो है ये थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दी थी और इसने कुछ इक्वेशंस जो है वो फार्मूलेट की थी जिनको बाद में मैक्सवेल्स इक्वेशंस का नाम जो है वो दिया गया था, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने थ्योरी दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ही गेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और इसके साथ साथ इसने थ्योरी दी थी और इसने 4 ही फार्मूलेटेड 4 पॉपुलर मैक्सवेल इक्वेशंस, और इसने 4 पॉपुलर मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो हैं वो रिप्रेजेंट की, ठीक है। तो ये बड़ी फेमस है, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है ये सारा का सारा इन 4 मैक्सवेल्स इक्वेशंस के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। सारी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जो है ये 4 मैक्सवेल्स इक्वेशंस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि मैक्सवेल जो था एक्चुअली ही बेसिकली ओरिजिनेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो ये जो 4 इक्वेशंस थी, ये 4 इक्वेशन डिफरेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेनाज हैं, मुख्तलिफ जो फिनोमेना हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, गाजेज लॉ है, एम्पियर्स लॉ है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये सारे लॉज जो हैं इनको ये जो इक्वेशंस 4 इक्वेशंस जो हैं इसने मैक्सवेल्स ने दी थी वो एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो प्रिंसिपल था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, हमें पता चल गया कि 1864 के अंदर जो है वो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस करवाया और उसकी बेस के ऊपर उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब आप देखिए इसका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हम देखते हैं कि चेंजिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इक्वेशंस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो 4 इक्वेशंस थी उनके मुताबिक अगर किसी जगह पर किसी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अंदर चेंज आए तो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और अगर किसी रीजन के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज आए तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैदा होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशंस changing magnetic flux creates electric field and
चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स produces magnetic field। तो इसका मतलब है कि जो मैक्सवेल्स है उसने ये कहा कि अगर किसी रीजन ऑफ स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो उस रीजन ऑफ स्पेस में जहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, और उसके साथ वाले किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। इसका मतलब है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो मूव करते हैं इन टू द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक यानी कि ये चेंजेस आती हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं जो कि स्पेस के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम जरा इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है उसको देखते हैं। तो आप देखें कि हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है कि हम कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आप देखें, मैं एक फिगर बनाने लगा हूँ। ये एक रीजन ऑफ स्पेस है, ठीक है, इसके एक ऊपर हमारे पास रीजन ऑफ ये स्पेस है, ये ठीक है। ये हमारे पास ए बी है और ये हमारे पास डी सी है। तो आप कंसिडर करें एक स्पेस ए बी, कंसिडर ए स्पेस ए बी, ये वाला ए बी स्पेस, ठीक है। सपोज करें कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है थ्रू इट। हम कहते हैं ए बी में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। हमारे पास ए बी स्पेस है, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज आ रही है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस जगह पर यूनिफॉर्म नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स इस रीजन के अंदर से चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई बी डेल्टा ए के बराबर होता है, यानी कि आपके पास ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस एरिया के अंदर से पास कर रही हैं, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस एरिया के अंदर से जो पास कर रही हैं वो सेम नहीं है, उनके अंदर वेरिएशन आ रही है। तो जब उनके अंदर जो है वो वेरिएशन आ रही है तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है ये सेटअप करेगा चेंजिंग फ्लक्स इन द सराउंडिंग रीजन, ठीक है। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये जो सराउंडिंग रीजन है, ये वाला रीजन जो है, ठीक है, इसके अंदर भी फ्लक्स को क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इधर इस रीजन सी डी के अंदर जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो सी डी में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज प्रोड्यूस्ड। तो ये जो सी डी रीजन है इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, काज करेगा चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट, ठीक है, ड्यू टू विच। अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ इस जगह के ऊपर सी डी में, अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसमें भी चेंज आएगी, और इसके चेंज आने की वजह से जो सी डी रीजन है, सी डी रीजन को जो रीजन सराउंड कर रहा है ये वाला, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है
सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो गया। तो इस तरह फील्ड जनरेट होंगे और होल पैकेज जो है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ये मूव करेगा इन द स्पेस, प्रोपेल करेगा स्पेस के अंदर। तो सच मूविंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं, ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो स्पेस के अंदर मूव कर रही हैं, इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। मैं एक दफ़ा फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। आप देखें कि ये रीजन ए बी है। इस रीजन ए बी के अंदर, इस रीजन के अंदर जो है वो क्या चेंज होगा, इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से सी डी के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, और सी डी के अंदर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसकी सराउंडिंग के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है पैदा हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये स्पेस के अंदर जो है वो मूव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं या परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं। इसका भी हम ग्राफ बना के देखते हैं। आप देखें कि मैं ये ग्राफ बनाता हूँ, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये इस तरफ वेव जो है वो यूं वेव मूव कर रही है, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। तो इस तरफ हम क्या कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है और इस तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है। तो आप देखेंगे ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से हम हटा देते हैं। ये ऐसे प्रोपोगेट करती है और इधर से ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रोपोगेशन जो है ये आए, ये देखें। ठीक है, ये इस तरफ प्रोपोगेट कर रही है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देख लें वो इस प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। तो E एंड B आर perpendicular or orthogonal to the direction of propagation of electromagnetic waves। तो ये परपेंडिकुलर हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स। अच्छा, ये मुझे लगता है कि मीटिंग जो है ना ये एंड हो जाएगी किसी भी वक्त। नहीं, अभी तो 26 मिनट के 28 मिनट जो है वो मेरे पास हुए हैं। अच्छा, आप में से कोई बंदा जो है ना वो इसका अटेंडेंस अपनी का स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, और मीटिंग जब एंड होगी तो वो मुझे स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड कर देना। ठीक है, अगर मेरा आर्टिकल चल रहा हुआ तो ये यूट्यूब पर भी लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो आप बाकी का वहाँ से जो है देख लेना। अभी वैसे 40 मिनट की होती है, 27 मिनट जो है वो हुए हैं, अभी चलेगी कुछ देर जो है। बहरहाल आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे फॉरवर्ड कर दो। अच्छा, उसके बाद जो है अब आप देखें प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। नहीं, मैंने नहीं लिया, मैं आपको ये कह रहा हूँ मुझे लेके तो मुझे फॉरवर्ड कर देना।
ठीक है, मीटिंग जब एंड हो जाएगी तो बस आप लोग क्विट कर जाना फिर। नहीं 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 नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ क्लास, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये पीरियाडिक होती हैं, ये एक बात। तो नंबर 1, EM वेव्स आर पीरियाडिक। एक बात कि ये पीरियाडिक होती हैं, ठीक है। नंबर 2, देयर स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि इनकी स्पीड भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है वो होती है, ठीक है। और ये कंसिस्ट करती हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तीसरी प्रॉपर्टी, दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ये कंसिस्ट जो है ये करती हैं। ये 3 मेन इनकी प्रॉपर्टी हैं। पहले नंबर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पीरियाडिक होती हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं एक तो पीरियाडिक होती हैं, और दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर जो है वो होती है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके ऊपर ये कंसिस्ट कर रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 जो है इसकी मेन जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब इसकी क्लासिफिकेशन, यानी कि अगर हमें इसको क्लासीफाई करना हो दूसरी वेव से, तो इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन। तो इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो डिपेंडिंग अपॉन दी वैल्यू ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स के अंदर डिवाइड होती हैं, जिनको हम कहते हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट, ठीक है। और एक कम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर्म होता है, और वो कम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो डिपेंड करता है ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन the values of wavelength and frequency, electromagnetic waves have been classified into radio waves, microwaves,
इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज और एक्स रेज और गैमा रेज। तो ये 7 हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, ये 7 जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसमें माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, ये सारी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। गैमा रेज और एक्स रेज ये हाईली एनर्जेटिक होती हैं और रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स जो होती हैं ये लेस एनर्जेटिक होती हैं। रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स जो हैं इनकी फ्रिक्वेंसी स्मॉल और वेवलेंथ लॉन्ग होती है। एक्स रेज और गैमा रेज की फ्रिक्वेंसी लार्ज और वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होती है। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है। ये पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो बनता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर देखनी है वो हमने ये देखनी है कि जनरेशन जो है इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये जब प्रोपोगेट करते हैं स्पेस के अंदर तो इनकी मदद से जो जनरेशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वो किस तरह होती है। यानी कि आपने इस जनरेशन को अगर चेक करना है तो उसके लिए क्या हमारे पास एक्सपेरिमेंटल जो है वो सेटअप होता है। ठीक है, और किस तरह ये किस सर्किट से ये जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। तो पहले नंबर पे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो हमने ये तो यहाँ पर स्टडी कर लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो जनरेट होती हैं बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स जो हैं वो जब चेंज होते हैं तो उनकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो जनरेट होती है। मैं इसको फिर एक दफ़ा जो है वो रिवाइज कर देता हूँ कि देखें, अगर किसी रीजन ऑफ स्पेस के अंदर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, किसी रीजन ऑफ स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा रीजन के अंदर, उधर उस रीजन में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके सराउंडिंग रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी। और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होंगे ये इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये क्या करेंगे, ये प्रोपोगेट करेंगे इन द स्पेस। तो हमारे पास बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि आपने अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए ये ज़रूरी है कि उस जगह पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स जो हैं वो चेंज हो। यानी कि इनको अगर जनरेट करना है, इनकी जनरेशन को अगर देखना है तो पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उनका चेंज होना ज़रूरी है। तो ये तो बेसिकली इसका प्रिंसिपल है। तो हमारे पास जब कोई चार्ज रेस्ट के ऊपर होता है, आपको इस बात का पता है कि जब कोई चार्ज रेस्ट के ऊपर होता है तो उसकी सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और जब वो चार्ज मूव करना शुरू कर देता है तो उसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, देखा ना, कूलम फील्ड होता है। आपने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसको शुरू किया था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के शुरू में पहले 12वें चैप्टर के अंदर ही आपने कूलम्स लॉ पढ़ा। तो वो क्या कहते हैं, जब चार्ज जो है वो रेस्ट के ऊपर हो, जब चार्ज रेस्ट के ऊपर हो तो उस वक़्त हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सराउंडिंग में। यानी कि जो चार्ज रेस्ट के ऊपर है उसको जो सराउंड कर रहा है,
जो फील्ड है या जो फोर्स उसके इर्द गिर्द मौजूद है वो कौन सी है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब ये जनरेशन जो है फिर कल इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।